एक गांव में दो पक्की सहेलियां रहती थीं, नंदिनी और गौरी। बचपन से दोनों हर काम साथ करती थीं। दोनों के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए नंदिनी की माँ कमला और गौरी की माँ शारदा ने ही मेहनत करके अपनी बेटियों को बड़ा किया था। सुबह का समय था। नंदिनी हाथ में खाली घड़ा लेकर गौरी के घर के बाहर पहुंची और जोर से आवाज लगाने लगी। गौरी, ओ गौरी, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बाहर आएगी भी या आज यही खड़ी खड़ी मैं बूढ़ी हो जाऊं? अगर पानी भरने में देर हो गई ना तो फिर कुएं पर इतनी लंबी लाइन लगेगी कि आधा दिन वही निकल जाएगा। बाद में मत कहना कि धूप बहुत तेज है और पैर दुख रहे हैं। अरे बस भी कर, पूरा गांव सुना देगी क्या? मैं आ तो रही हूँ। तू ना सुबह सुबह ऐसे चिल्लाती है जैसे मैं कोई बहुत बड़ी आलसी हूँ। जरा दो पल भी इंतजार नहीं होता तुझसे? हाँ, क्योंकि मुझे तेरी आदत बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं तुझे आवाज ना लगाऊं तो तू अभी तक घर में ही घूम रही होती। फिर रास्ते में कभी किसी से बातें, कभी इधर उधर देखना, और जब तक हम कुएं पहुंचते तब तक लाइन इतनी लंबी हो जाती कि पानी भरते भरते दोपहर हो जाती। अच्छा बाबा, मान गई मेरी गलती। अब इतना मत सुना, मैं तैयार हूँ। चल जल्दी चलते हैं। दोनों की बातें सुनकर उनकी माएं बाहर बैठी मुस्कुरा रही थीं। शारदा ने धीरे से कहा, बहन, अब हमारी बेटियां सच में बड़ी हो गई हैं। बस एक चिंता हर समय लगी रहती है। इनके पिता भी नहीं हैं, तो इनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी भी हमें ही निभानी है। हाँ बहन, यही सोचकर मैं भी परेशान रहती हूँ। बस भगवान करे हमारी बेटियों का घर अच्छा बस जाए। उधर नंदिनी और गौरी अपने अपने घड़े लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंची, वे हैरान रह गईं। आज कुएं के पास कोई भी नहीं था। गौरी ने इधर उधर देखते हुए कहा, नंदिनी, आज यहाँ क्या हो गया? रोज तो सुबह सुबह इतनी भीड़ रहती है कि अपनी बारी आने तक धूप सिर पर चढ़ जाती है, लेकिन आज तो यहाँ एक भी इंसान नहीं दिख रहा। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। चल पहले कुएं में झांक कर देखते हैं। गौरी जल्दी से कुएं के पास गई और अंदर देखा। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे नंदिनी, कुआं तो बिल्कुल सूख गया। इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस कुएं में तो हमेशा इतना पानी रहता था कि पूरा गांव इसी से पानी भरता था। आखिर सारा पानी गया कहाँ? तभी वहां से सिर पर पानी का मटका रखे एक औरत गुजरी। नंदिनी ने उसे आवाज दी, काकी जरा बताइए ना, इस कुएं का पानी कहाँ गया और आज यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? अरे बेटियों, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। उसी की वजह से कुएं का पानी सूख गया। अब गांव वाले मंदिर के पीछे वाली नदी से पानी भर कर ला रहे हैं। मैं भी वहीं से पानी लेकर आ रही हूँ। औरत के जाते ही गौरी परेशान होकर बोली, अब हम क्या करेंगे? मंदिर के पीछे वाली नदी तो बहुत दूर है। वहाँ जाने आने में ही आधा दिन निकल जाएगा। एक जगह और है। गांव के पीछे जो घना जंगल है ना, उसके अंदर भी एक नदी बहती है। मैंने सुना है वहाँ का पानी बहुत साफ होता है। अगर हम वहाँ से पानी ले आए तो जल्दी काम हो जाएगा। क्या? जंगल के अंदर? हमारी माँ हमेशा वहाँ जाने से मना करती है। मुझे तो उस जगह का नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। अरे डर मत, हम बस जल्दी से पानी भरेंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। कहीं नहीं रुकेंगे। तू मेरे साथ है ना? फिर किस बात का डर? ठीक है, लेकिन याद रखना, पानी भरते ही सीधा वापस लौटेंगे। रास्ते में किसी चीज के लिए नहीं रुकना है। अच्छा बाबा, अब चल। दोनों सहेलियां अपने खाली घड़े उठाकर गांव के पीछे फैले घने जंगल की ओर निकल पड़ीं। काफी दूर चलने के बाद वे जंगल के अंदर बहती नदी के पास पहुंची। नदी का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा था। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने घड़े भर लिए और फिर वापस गांव की तरफ चलने लगी। तभी अचानक नंदिनी की नजर थोड़ी दूर बैठे एक छोटे से नीले तोते के बच्चे पर पड़ी। वो बहुत सुंदर था और घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। नंदिनी रुक गई। गौरी, जरा देख तो, कितना सुंदर तोता है। मैंने ऐसा नीले रंग का तोता पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो इसे देखकर बहुत प्यार आ रहा है। लेकिन नंदिनी उस तोते के पास चली गई। उसने उसे प्यार से अपने हाथों में उठा लिया। गौरी, देखना कितना छोटा है। लगता है बेचारा अकेला रह गया है। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, दाना दूंगी, पानी दूंगी। देखना, ये जल्दी ही मुझसे घुल मिल जाएगा। नहीं नंदिनी, ऐसा मत कर। इसे यहीं छोड़ दे। ये जंगल का पक्षी है,
इसका घर यही है। इसकी माँ जरूर आसपास होगी। अगर तू इसे अपने साथ ले जाएगी तो उसकी माँ इसे कहाँ ढूंढेगी? अरे मैं इसका बुरा थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो इसे प्यार से रखूंगी। मुझे तो इसे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हर प्यारी चीज अपनी नहीं होती नंदिनी। सोच, अगर कोई तुझे तेरी माँ से दूर ले जाए तो? ये भी किसी माँ का बच्चा है। लेकिन नंदिनी उस समय कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तोते के बच्चे को अपने साथ उठा लिया और गांव की ओर चल पड़ी। गौरी मजबूरी में उसके पीछे चल दी। कुछ देर बाद उसी जगह एक मादा तोता बेचैन होकर उड़ती हुई आई। वह बार बार अपने बच्चे को ढूंढने लगी। तभी पास बैठी एक चिड़िया ने कहा, थोड़ी देर पहले एक इंसानी लड़की तुम्हारे बच्चे को अपने साथ ले गई है। वो उसे जंगल से बाहर ले गई। जिसने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पाएगी। एक माँ के दिल का दर्द यूं व्यर्थ नहीं जाएगा। उधर नंदिनी तोते के बच्चे को अपने घर ले आई। वो रोज उसे दाना पानी देती, उससे बातें करती और उसका खूब ख्याल रखती। धीरे धीरे वो तोता बड़ा होने लगा। इसी बीच एक दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि नंदिनी का रिश्ता एक बहुत बड़े और अमीर घर में तय हो गया है। ये सुनकर गौरी खुशी खुशी अपनी सहेली से मिलने उसके घर पहुंची। नंदिनी, मुझे अभी अभी तेरी शादी की खबर मिली। मैं तो सुनते ही भागी चली आई। सच कहूँ, तेरी खुशी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अपने घर में कोई शुभ काम हो रहा हो। नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। अमीर घर में रिश्ता तय होते ही उसके चेहरे और बातों में घमंड साफ दिखाई देने लगा था। वो मुस्कुराकर बोली, खुश क्यों नहीं होंगी? आखिर ऐसा रिश्ता हर किसी के नसीब में कहाँ होता है। इतना बड़ा घर, इतनी दौलत, इतने नौकर चाकर। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब मुझे इस गरीबी और साधारण जीवन में नहीं रहना पड़ेगा। घर बड़ा हो या छोटा, खुशी तो अपने लोगों से होती है नंदिनी। बस तू हमेशा पहले जैसी ही रहना। पहले जैसी? नहीं गौरी, अब बहुत कुछ बदलने वाला है। अब मैं बड़े घर की बहू बनूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, गहने पहनूंगी और पूरे गांव में सबसे अलग दिखूंगी। गौरी उसकी बातें सुनकर चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी सहेली धीरे धीरे बदलती जा रही है। कुछ समय बाद नंदिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी से एक दिन पहले वो अपने पाले हुए तोते के पास गई और बोली, अब मेरी शादी होने वाली है। मैं इस घर को छोड़कर दूसरे घर जा रही हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना। इतना कहकर नंदिनी ने तोते को आजाद कर दिया। अगले ही दिन उसकी शादी धूमधाम से उस बड़े और अमीर घर में हो गई। ससुराल पहुंचने के बाद नंदिनी का घमंड और बढ़ने लगा। बड़े घर की बहू बनते ही उसके बोलने और रहने का ढंग बदल गया। उसे अब अपनी पुरानी जिंदगी छोटी लगने लगी थी। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही घमंड और कई साल पहले की उसकी एक गलती आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। समय बीतता गया और नंदिनी अपने ससुराल में बड़े ठाट से रहने लगी। बड़ा घर, नौकर चाकर, महंगे कपड़े, गहने और हर वक्त आराम, इन सब ने उसके स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया था। अब उसके चेहरे पर पहले वाली सादगी नहीं बल्कि घमंड साफ दिखाई देता था। कुछ दिनों बाद नंदिनी के घर एक बड़ा पूजा भोज रखा गया। घर को फूलों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया था। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। नंदिनी इधर उधर घूम घूम कर सबको काम समझा रही थी। देखो, आज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी मेहमान आए उसे खाने पीने से लेकर बैठने तक हर चीज में हमारे घर की शान दिखाई देनी चाहिए। और हाँ, सब काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि आज के दिन कोई भी छोटी सी गलती हो। उसी दिन नंदिनी की माँ कमला भी अपनी बेटी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। रास्ते में उन्हें गौरी मिल गई। कमला ने मुस्कुराकर कहा, अरे गौरी, तू अभी तक यहीं है? आज नंदिनी के घर इतना बड़ा आयोजन है और तू अभी तक पहुंची नहीं। तू तो उसकी बचपन की सबसे प्यारी सहेली है। तुझे तो सबसे पहले वहां होना चाहिए था। चाची, मुझे तो इस आयोजन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। नंदिनी ने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे वो कामों में उलझ गई होगी, इसलिए बताना भूल रही होगी। तू ऐसी बातों का बुरा मत मान। तू जरूर आना।
तुझे देखकर उसे बहुत खुशी होगी। गौरी ने भी यही सोचा कि शायद सच में नंदिनी काम में उलझकर उसे बुलाना भूल रही होगी। वो घर गई, जल्दी से तैयार हुई, एक छोटे से कपड़े में अपनी सहेली के लिए छोटा सा तोहफा बांधा और खुशी खुशी नंदिनी के घर की ओर चल पड़ी। जब गौरी नंदिनी के घर पहुंची, वहां खूब रौनक थी। बाहर बड़े बड़े बर्तन रखे थे, हलवाई मिठाइयाँ और पकवान बना रहे थे और मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे। नंदिनी दूर खड़ी सब पर नजर रख रही थी। तभी उसकी नजर गौरी पर पड़ी। गौरी को देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। नंदिनी, तेरी माँ रास्ते में मिली थी। उन्होंने बताया कि आज तेरे घर इतना बड़ा आयोजन है। मुझे लगा शायद तू काम की रेड्यूसेस से मुझे बुलाना भूल गई होगी, इसलिए मैं चली आई। देख, मैं तेरे लिए एक छोटा सा तोहफा भी लाई हूँ। गौरी, मेरी माँ ने कह दिया तो तू चली आई। कम से कम एक बार अपनी हालत भी देख लेती। यहाँ गांव के बड़े बड़े लोग आए हैं, अमीर घरों की औरतें आई हैं और तू ऐसे ही चली आई। सच कहूँ तो अब हमारा कोई मेल नहीं रहा। मैं अब इस बड़े घर की बहू हूँ। मेरा उठना बैठना, मेरा रहन सहन सब बदल चुका है। बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि कोई तुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाए। ये सुनते ही गौरी का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, नंदिनी, अगर तुझे सच में लगता है कि मेरे यहाँ रहने से तेरी इज्जत कम हो जाएगी, तो मैं अभी चली जाती हूँ। गलती मेरी ही थी जो मैं बिना बुलाए चली आई। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी सहेली मुझे देखकर खुश होगी, लेकिन शायद मैं गलत थी। नंदिनी चुप रही। उसने गौरी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। आज मुझे समझ आ गया कि अमीरी सिर्फ घर नहीं बदलती, कभी कभी इंसान का दिल भी बदल देती है। खैर, मैं दुआ करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। इतना कहकर गौरी वहां से चली गई। उसके जाने के बाद भी नंदिनी के चेहरे पर पछतावे का कोई भाव नहीं था। उस दिन के बाद दोनों सहेलियों के बीच की दूरी और बढ़ गई। समय आगे बढ़ा। कुछ महीनों बाद गौरी की शादी एक गरीब लेकिन बहुत ही अच्छे किसान मोहन से तय हो गई। मोहन ज्यादा धनवान नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वो मेहनती, सीधा और अपनी माँ का आदर करने वाला इंसान था। गौरी की शादी सादगी से हुई और वो अपने नए घर चली गई। गौरी का ससुराल छोटा जरूर था, लेकिन वहाँ अपनापन बहुत था। उसकी सास उसे बेटी की तरह मानती थी और मोहन भी उसका बहुत ख्याल रखता था। गौरी सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, सास की सेवा करती और फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। गौरी, हमारे घर में भले धन दौलत कम हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। तू इस घर में बहू बनकर नहीं, खुशियाँ बनकर आई है। मुझे बड़े घर की नहीं, बस अपनेपन की जरूरत थी और वो मुझे यहाँ मिल गया है। अब मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ ही महीनों बाद गौरी गर्भवती हो गई। ये खबर सुनते ही उसके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसकी सास ने उसे गले से लगा लिया। बेटी, आज तूने हमारे घर को सच में पूरा कर दिया। अब इस आंगन में भी नन्हे कदमों की आहट सुनाई देगी। भगवान तुझे और तेरे बच्चे को हमेशा सलामत रखे। गौरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारा छोटा सा घर और भी प्यारा हो जाएगा। मैं हर हाल में तेरा और हमारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। कुछ दिनों बाद गौरी अपनी माँ शारदा से मिलने मायके गई और उन्हें भी ये खुशखबरी दी। शारदा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। उसी दौरान ये बात नंदिनी की माँ कमला तक भी पहुंची और कमला ने खुशी खुशी फोन पर नंदिनी को ये खबर सुना दी। बेटी, सुना तूने? गौरी माँ बनने वाली है। उसकी माँ तो खुशी के मारे पूरे गांव में मिठाई बांट रही है। अब मुझे भी इंतजार है कि कब तेरे घर से भी ऐसी खुशखबरी मिले। तेरी शादी को भी तो काफी समय हो गया है। कमला की ये बात सुनकर नंदिनी कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ माँ, अच्छा बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही नंदिनी गहरी सोच में डूब गई। उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो गई। उसकी शादी को भी काफी समय हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी गोद सूनी थी। पहली बार उसके मन में यह सवाल बहुत गहराई से उठा। गौरी की शादी तो मुझसे बाद में हुई थी, फिर भी वो माँ बनने वाली है और मैं
मेरे जीवन में अभी तक ये खुशी क्यों नहीं आई? क्या कमी है मेरी जिंदगी में? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी मैं माँ नहीं बन पा रही? उस दिन के बाद नंदिनी के मन की शांति जैसे कहीं खो गई। बाहर से वह अब भी उसी बड़े घर की बहू थी, वही गहने, वही ठाठ, वही शान, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर वक्त एक ही चिंता में डूबी रहती। कुछ दिनों तक उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मन का बोझ बढ़ता गया तो एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया और अपनी चिंता बताई। कमला भी परेशान हो गई। उन्होंने नंदिनी को समझाया, बेटी, ऐसी बातों से घबराते नहीं, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। लेकिन अगर तेरे मन को शांति नहीं मिल रही तो किसी समझदार साधु संत से सलाह ले ले, कभी कभी मन को तसल्ली मिल जाती है। कमला की बात नंदिनी के मन में बैठ गई। कुछ दिन सोचने के बाद उसने गांव के पास वाले आश्रम में रहने वाले एक वृद्ध साधु से मिलने का निश्चय किया। अगले ही दिन नंदिनी साधु बाबा के आश्रम पहुंची। वहां का वातावरण बहुत शांत था। नंदिनी उनके सामने बैठ गई और भर्राई आवाज में बोली, बाबा, मेरी शादी को काफी समय हो गया है। मेरे पास धन दौलत, सुख सुविधा सब कुछ है, लेकिन आज तक मेरी गोद सूनी है। मैं हर दिन यही सोच सोच कर टूटती जा रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा। कृपा करके मुझे कुछ रास्ता बताइए। साधु बाबा ने आंखें बंद कर कुछ पल ध्यान लगाया। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोली और नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारे जीवन में जो रुकावट है वो साधारण नहीं है। तुम्हारे ऊपर अतीत की एक भूल का असर है। तुमसे कभी ऐसी गलती हुई है जिससे किसी माँ का दिल बहुत गहराई से टूटा था। उसी पीड़ा का परिणाम आज भी तुम्हारे जीवन पर छाया हुआ है। लेकिन बाबा, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने ऐसा क्या किया होगा। मैंने किस माँ का दिल दुखाया? अगर मुझसे सच में कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। आप मुझे साफ साफ बताइए ना कि मुझे क्या करना होगा। उत्तर तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अपने बीते हुए जीवन को याद करो। जिस दिन तुम्हें अपनी गलती याद आ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खुल जाएगा। जब तक तुम उस भूल को पहचान कर सुधारोगी नहीं, तब तक तुम्हारे जीवन की ये कमी दूर नहीं होगी। नंदिनी का दिल बैठ गया। वह भारी मन से आश्रम से बाहर निकली। अब उसके सामने एक नया सवाल खड़ा था। आखिर उसके अतीत में ऐसी कौन सी बात छिपी थी जो आज उसके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनकर लौट आई थी। घर लौटते समय उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, किसी माँ का दिल टूटा था। किसी माँ का दिल टूटा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का जवाब उसी अतीत में छिपा है, जहां उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली गौरी के साथ मिलकर एक दिन जंगल का रास्ता लिया था। आश्रम से लौटने के बाद नंदिनी कई दिनों तक परेशान रही, लेकिन उसे अपनी गलती याद नहीं आई। आखिर एक दिन उसने गौरी से मिलने का फैसला किया। वो उसके घर पहुंची। गौरी ने उसे देखकर प्यार से बैठाया तो नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी, मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया था, फिर भी तूने मुझे अपनापन दिया। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। बाबा ने कहा है कि मुझसे अतीत में ऐसी गलती हुई थी जिससे किसी माँ का दिल टूटा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गौरी कुछ पल सोचती रही, फिर अचानक बोली, नंदिनी, तुझे जंगल वाला दिन याद है जब हम पानी भरने गए थे और तू वहाँ से एक छोटे नीले तोते के बच्चे को अपने घर ले आई थी? कहीं तेरी यही गलती तो नहीं? हाँ गौरी, अब मुझे सब याद आ गया। मैंने सच में उस तोते को उसकी माँ से अलग कर दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। दोनों तुरंत साधु बाबा के पास पहुंची। सब सुनने के बाद बाबा ने कहा, अगर तुम इस दुख से मुक्ति चाहती हो तो तुम्हें उस तोते से और उसकी माँ से सच्चे दिल से क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन नंदिनी और गौरी जंगल पहुंची। काफी ढूंढने के बाद उन्हें वही नीला तोता एक पेड़ पर दिखाई दिया। कुछ दूर उसकी माँ भी बैठी थी। नंदिनी हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तोता माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैंने अनजाने में आपके बच्चे को आपसे दूर कर दिया। उस समय मुझे समझ नहीं थी, लेकिन आज मुझे अपनी भूल का एहसास है। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। इसे अपनी गलती का सच में पछतावा है। अगर हो सके तो इसे माफ कर दीजिए।
नंदिनी, एक माँ से उसके बच्चे को दूर करने का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुझे माफ करती हूँ। आज से मेरा श्राप भी खत्म हुआ। ये सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ अब कभी किसी माँ और उसके बच्चे को अलग करने की गलती नहीं करूँगी। नंदिनी और गौरी खुशी खुशी घर लौट आईं। कुछ समय बाद नंदिनी के घर भी खुशखबरी आई। वो माँ बनने वाली थी। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उसने गौरी से भी दिल से माफी मांगी और दोनों सहेलियां फिर से पहले की तरह एक हो गईं। अब नंदिनी सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आती थी। उसने समझ लिया था कि धन दौलत से नहीं, बल्कि अच्छे स्वभाव और सच्चे रिश्तों से ही जीवन में असली सुख मिलता है। सीख: कभी भी किसी माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं करना चाहिए और इंसान को घमंड कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय सब कुछ बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।